आज हम पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ने वाले हैं। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इस वाले वीडियो में मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं, पहले आप देख लीजिए। NCBC की स्थापना जो हुई वो, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये निकाय कौन सा है, वेबसाइट इसकी क्या है, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष, इसकी पूरी संरचना, वर्तमान में अध्यक्ष सदस्य कौन कौन है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है, इसका अधिनियम कौन सा आया, OBC का पूरा फुल फॉर्म क्या है, इसके पास शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं, आर्टिकल कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में ये है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इसका क्या कार्यकाल है, ये हटता कैसे है ना, वो पढ़ने वाले हैं। और NCBC की हिस्ट्री क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। MPPSC और UPSC के लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया है और इसके पहले भी मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो NCBC की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। इसकी राष्ट्रपति द्वारा ये जो इसका जो पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ, काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो हुआ, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन है ना, उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो केस हुआ, वो आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। और अभी वर्तमान में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, वो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, इसके कार्य क्या हैं, वो हम सबको आज पढ़ाने वाले हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अच्छे से देखें। आप एक एक चीज़ वीडियो पोस्ट कर करके इसको नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आंसर सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, है ना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, NCBC। ठीक, देखिए यहाँ ये जो MPPSC का सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। ये MPPSC के सिलेबस को मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो वो ये MPPSC का सिलेबस का जो वीडियो है वो ऊपर यहाँ आई बटन आ रहा होगा कोने में, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी आपको मिल सकता है, या फिर आप हमारी चैनल सर्च करें और वहाँ पर MPPSC न्यू सिलेबस आपको मिल जाएगा। या फिर आप MPPSC की मैंने ये MPPSC की लेक्चर सीरीज डाली है, उसमें MPPSC के वीडियो में बना के डाल रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ, तो उसमें भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा पूरा। तो मैंने वहाँ पर इसको सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है, समझाया है। अब ये बात करते हैं, ये 10 यूनिट जो थी उसमें से ये आयोग की जो यूनिट है, इस आयोग की यूनिट में से मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो महिला आयोग पर बनाया था, उसके बाद बाल संरक्षण आयोग पर बनाया था, उसके बाद अनुसूचित जाति पर बनाया, अनुसूचित जनजाति पर बनाया, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछड़ा वर्ग आयोग है, OBC है, नेशनल NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है ना। और इसके बाद मैं बराबर टेस्ट भी लेता हूँ, तो आपको अनुसूचित जाति जनजाति का भी मैं टेस्ट ले चुका हूँ, SC ST का भी टेस्ट ले चुका हूँ, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग का कंबाइंड टेस्ट लिया था, और इन दोनों का भी मैंने कंबाइंड टेस्ट लिया। अभी मैं पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ा रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। टेस्ट मैं जब भी लेता हूँ लाइव लूंगा मैं आपको, तो पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ाने के बाद मैं कोई एक आयोग और इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो दोनों आयोगों का कंबाइंड टेस्ट फिर लिया जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं NCBC की। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देखते जाएं आप, और मोस्टली चीज़ें इसकी तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अगर आपने मेरा SC आयोग का वीडियो ढंग से देखा है, ST आयोग का मेरा वीडियो आपने ढंग से देखा है, तो आप ये मान के चलिए 70% चीज़ें वही की वही हैं इसमें भी, है ना। क्योंकि जो SC आयोग ST आयोग जैसा है वैसा ही OBC आयोग भी है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। चलिए देखते जाइए आप। इसका पूरा नाम क्या है, NCBC का नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 में। जब ये आयोग बना था 1993 में, तब बेटा ये सांविधिक आयोग था। कैसा आयोग था, एक सांविधिक आयोग था, संवैधानिक नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ, एक सांविधिक आयोग ये था। ठीक, मैंने आपको आयोग बताए हैं, आयोग 3 प्रकार के होते हैं, कोई भी निकाय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कार्यकारिणी निकाय, दूसरा होता है बेटा संवैधानिक निकाय, और तीसरा होता है सांविधिक निकाय। कार्यकारिणी निकाय कौन सा होता है, जिसके लिए कोई अधिनियम पास नहीं होता है, जो डायरेक्ट सरकार बना देती है, उसको कहा जाता है कार्यकारिणी निकाय। सांविधिक निकाय उस निकाय को कहते हैं, उस आयोग को कहते हैं जिसके लिए अधिनियम पारित हो, है ना, वो सांविधिक होता है। और संवैधानिक आयोग वो होता है, या संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है जो संविधान में वर्णित हो। ठीक, तो अब मेरी पहले बात ध्यान से सुन लो। जब इसका गठन हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 को, तब ये सांविधिक निकाय था, संवैधानिक निकाय नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी
वर्तमान में 102वां संशोधन कर, संविधान में 102वां संशोधन कर इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। तो आपसे तो अभी क्या पूछेगा, वो पुराना तो पूछेगा नहीं, या पूछेगा तो आपको मैंने दोनों बातें बता दी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन हुआ था तो वो कैसा निकाय था, तो आपका आंसर होगा सांविधिक निकाय। और अगर ये पूछता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो वर्तमान में कैसा निकाय है, तो वो है संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया है कि जितने भी आयोग हैं 99% सबके मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में होने वाले हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। अधिकार क्षेत्र वही भारत सरकार के अधीन कार्य करता है ये आयोग। अब देखो मैंने ये पॉइंट जो आपको बताया वो लिखा है, निकाय कैसा है, 2018 तक ये कैसा निकाय था, सांविधिक निकाय था, परंतु वर्तमान में ये संवैधानिक निकाय है। वेबसाइट की बात करें तो सभी वेबसाइट है वही, ये www.ncbc.nic.in। बेटा जब SC की पढ़ी थी तो वहाँ लिखा था ncSC.nic.in। ST आयोग की पढ़ी थी तो वहाँ लिखा था ncst.nic.in। तो ये सब जो वेबसाइट हैं वो वही की वही हैं, आपको बस अपना जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका वही लगाना है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की और वर्तमान अध्यक्ष की। ध्यान से देखिए, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो थे न्यायमूर्ति RN प्रसाद, ठीक, 1993 से 96 तक बने थे। अच्छा यहाँ से एक ये बात क्लियर हो गई, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 साल का। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, SC आयोग के अध्यक्ष का भी कार्यकाल 3 वर्ष का था, ST आयोग के अध्यक्ष का भी कार्यकाल 3 वर्ष का था, और OBC आयोग के अध्यक्ष का भी कार्यकाल उन्होंने कितने साल का रखा बेटा, 3 साल का रखा। पहली बात ये तो दोनों चीज़ें सेम हो गई। फिर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था यहाँ इंपोर्टेंट, कि जिन जिन अध्यक्षों के कार्यकाल 3 वर्ष के होते हैं वहाँ 99% ये बात होती है कि उनको 2 बार बनने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि 3 साल बहुत कम आयु होती है। तो जहाँ जहाँ 3 साल दी होगी वो आप वहाँ सोच लें कि 2 बार मौका जरूर मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो वर्तमान अध्यक्ष बेटा भगवान लाल साहनी। देखो ना सारे भगवान पर हैं। मैंने आपको पढ़ाया SC आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम था राम शंकर कठेरिया। ट्रिक बन गई ना, राम भगवान जी हैं। अब बात करते हैं ST आयोग के अध्यक्ष की। ST आयोग के अध्यक्ष थे नंद कुमार साई। तो SC आयोग के अध्यक्ष में भगवान राम है, ST आयोग के अध्यक्ष जो है उनमें साईं भगवान है, और OBC आयोग में तो खुद भगवान है ही, डायरेक्ट नाम लिखा है भगवान जी, है ना। तो तीनों में भगवान छुपे हैं, तो आप याद रखना, इसको भूलना नहीं है। अध्यक्ष किसी के भी पूछ सकता है, और चांसेस भी यही है, मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं। SC आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो रामशंकर कठेरिया। ST आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई, और OBC आयोग के अध्यक्ष बन गए भगवान लाल साहनी। बेटा बहुत अच्छे से देखते चलना। अब बात करते हैं संगठन की संरचना मतलब क्या क्या कौन कौन इसमें होते हैं। तो जो SC आयोग में था, जो ST आयोग में था, वो भी OBC आयोग में भी है। क्या था SC ST में, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, टोटल मिला के कितना बेटा 5। सब में वही है, देख लो इसमें भी वही लिखा है, देखो ध्यान से, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, टोटल मिला के कितने हो गए 5। सचिव सब में होता तो इसमें भी सचिव है। सचिव की काउंटिंग करनी नहीं है, वो तो आपको सदस्य पूछेगा, और सचिव मिला के पूछेगा तो एक आदमी और बढ़ जाएगा हर जगह के लिए, तो एक सचिव हो जाएगा। अच्छी चीज़ इसमें ये लिखी है, इसमें लिख दिया उन्होंने OBC आयोग में कि एक महिला का होना अनिवार्य है, ठीक। तो इसमें महिला भी एक आपको मिलने वाली है। अब वर्तमान की बात कर ले रहा है कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष हैं, आप इसके सबके नाम पढ़ लें। मोस्टली अध्यक्ष तो आप बहुत अच्छे से याद कर ही लें। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष मैंने अभी आपको नाम बताया भगवान लाल साहनी है। उपाध्यक्ष भी अच्छे से याद कर लें, डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इसके उपाध्यक्ष हैं। सचिव को याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं, सचिव आपसे पूछेगा नहीं, और अगर आपसे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो जाए तो हो सकता है पेपर में पूछ ले सचिव कौन है इसके, है ना। अब बात करते हैं इसके सदस्य की, तो डॉक्टर सुधा यादव इसकी महिला सदस्य हो गई, और 2 सदस्य इसके ये बन गए, सुश्री एक तो डॉक्टर सुधा यादव हो गई, और सदस्य हो गए श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल, और एक सदस्य हो गए श्री आचार्य तल्लोजू, ठीक। तो इसके ये 3 सदस्य हो गए, ये 3 सदस्य हैं, एक उपाध्यक्ष है, एक अध्यक्ष हो गया। अब बात करते हैं ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो मैंने आपको वहाँ SC आयोग में बताया था कि बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, SC आयोग और OBC आयोग आप बिल्कुल कंबाइंड करके याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कम चीज़ याद करनी होगी। इन दोनों आयोगों का एक ही मंत्रालय है, उसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप नाम याद रखना, थावर चंद्र गहलोत जो हैं वो इसके वर्तमान में मंत्री हैं, ठीक। भारत सरकार में अभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि SC आयोग किस मंत्री के अधीन काम करता है, तो आप बता पाएंगे थावरचंद गहलोत के अधीन काम करता है। अब बात करते हैं हम संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है, तो मैंने आपको कहा था कि पहले आर्टिकल 338 एक ही था, उसमें ही था सब कुछ, ठीक। तो 338 एक था पहले, लेकिन अब सब चीज़ें अलग अलग हो गई, तो 338 में उन्होंने दे दिया SC आयोग,
338 में पार्ट बना दिया ए पार्ट, तो उसमें दे दिया एसटी आयोग, और 338 का जो बी पार्ट बना हुआ है उसमें दे दिया उन्होंने ओबीसी आयोग। ठीक, तो जो कुछ मिलेगा आपको 338 में मिलने वाला है। 338 में एससी आयोग है, 338 ए में एसटी आयोग है, और 338 बी में ओबीसी आयोग है। तो ये देखो लिखा हुआ है कि संविधान में इसको कहाँ जोड़ा, क्योंकि संवैधानिक आयोग बन गया अब, तो संविधान में इसको जोड़ दिया 338 बी के तहत। ठीक, अब बात करते हैं ये संशोधन। बहुत सारे लोगों को ये दो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि सर आपने 102 में भी लिख दिया, 123 में लिख दिया। सुनो ध्यान से, ये क्या चक्कर है। जब इस संविधान में जुड़ा तो ये जुड़ने के बाद कौन सा संशोधन बन गया, संविधान में बन गया 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसका कहने का मतलब होता है कि 2018 तक भारतीय संविधान में 102 बार संशोधन हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने संशोधन बिल गए थे वो सारे के सारे पास हो गए। बिल बहुत सारे जाते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ पास नहीं होते हैं। तो ये जो बिल गया था संविधान उसमें संसद में, तो ये बिल के में नंबर का था, तो 123वां बिल था। ठीक है ना। तो ये दोनों जब ये पास हुआ तो 123वां संवैधानिक संशोधन बिल गया था, लेकिन जब ये संसद में उसमें संविधान में जुड़ा तो ये क्या नंबर का बन गया, 102 में बन गया। कहने का मतलब ये कि बीच के जो 18, 20, 25 जो मतलब जो भी बचे हैं वो क्या हुए, वो संविधान में संशोधन जो होने थे वो हुए नहीं, या बिल पास नहीं हो पाए, इसलिए ये नंबर बढ़ गया, ये नंबर कम है। तो आपसे पूछेगा वो ये कि ये जो बिल पास हुआ है संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है, तो हम कहेंगे 102वां संशोधन हुआ। और आपसे पूछता है कि बिल का क्या नंबर का था, तो हमारा आंसर होगा 123वां ये बिल था। ठीक, ये बात आपको क्लियर यहाँ से होने वाली है। अब बात करते हैं अधिनियम की। तो मैंने आपसे कहा था कि बिना अधिनियम के ये जुड़ने वाला नहीं है, बिना अधिनियम के ये जुड़ने वाला नहीं है। और इसको जोड़ने के लिए जब ये 1993 में बना था तब सांविधिक दर्जा था, और अब ये बन गया कौन सा, संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया। तो अधिनियम ये 1993 वाला जो अधिनियम था उसका क्या नाम था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। और अब ये संवैधानिक दर्जा इसको जो मिल गया, अभी कौन सा अधिनियम है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018। ठीक, तो आप दोनों अधिनियम याद रखना। इसके तहत इसको सांविधिक दर्जा मिला था, इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला। बहुत सारे बच्चों को ओबीसी का फुल फॉर्म पता नहीं होता, तो अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक, इसको कहा जाता है। कुछ लोग पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास बोलते, पूरा फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। एससी का फुल फॉर्म क्या था बेटा, शेड्यूल कास्ट है, और एसटी का फुल फॉर्म क्या बताया था, शेड्यूल ट्राइब्स। दोनों का फुल फॉर्म तीनों का याद रखना आप, है ना। अब बात करते हैं शक्तियां की। तो आयोग के पास सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसको आयोग के पास सिविल कोड की शक्तियां होती हैं। अब आपको सिविल कोड की शक्तियां मैं आपको बता चुका हूं। एससी आयोग में भी सिविल कोड की शक्तियां थी, एसटी आयोग में भी सिविल कोड की शक्तियां हैं, और ओबीसी आयोग में भी सिविल कोड की शक्तियां इनको प्राप्त हैं। सिविल कोड की शक्तियां क्या प्राप्त होती थी, तो मैंने आपको बताया था कि सिविल कोड की शक्तियां का मतलब ये है कि ये आयोग किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी कर सकता है, उसको बुला सकता है, साक्ष्य पेश करने के लिए कह सकता है, ये सारी शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग से संबंधित संविधान में कहाँ उल्लेख था और क्या उल्लेख था। तो बेटा आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को एक शक्ति दी थी। क्या लिखा था, देखो ध्यान से पढ़ो। आर्टिकल 340 में लिखा था पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। ये संविधान में लिख दिया था, आयोग की नियुक्ति की जाएगी। अब कब की जाएगी, कैसी की जाएगी, क्या होगा, वो उन्होंने नहीं बताया था। ठीक, तो ये फिर आगे चल के इसकी नियुक्ति अपन कर रहे हैं ना, मतलब हो गई अब तो। अब बात करते हैं कि ये आर्टिकल 340 में क्या दिया था। अब बात करते हैं कि और संविधान में क्या क्या उल्लेख है। तो आर्टिकल 15(4) देख लो, जो मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकार के तहत अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 जो है, 15(4) में क्या लिखा है। पहले तो ये समझो कि आर्टिकल 15 तो था, उसमें 15 का 4 जो जोड़ा गया, चौथा जो पॉइंट जोड़ा गया उसमें, वो संविधान में कब संशोधन किया गया। तो 15(4) जो था उसको कब जोड़ा गया, संविधान में पहला संशोधन हुआ तब इसको जोड़ा गया। तो संविधान में पहला संशोधन हुआ कब हुआ था, देखिए लगा इसे फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, जब हमारा संविधान मतलब संविधान लागू हुआ था, हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारा संविधान लागू हुआ और उसके ये पहला संशोधन था। ठीक, पहला संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या था वो देख लो, तीनों लोगों के लिए था, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए। पढ़ो, पहला लिखा है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, जो समाज की दृष्टि में और शिक्षा की दृष्टि में पिछड़े हों ऐसे नागरिकों के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एससी जाति के लिए, तीसरा पॉइंट एसटी जातियों के लिए क्या होगा, उन्होंने नीचे लिखा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये 15(4) में दिया। अब बात करते हैं 16(4) में क्या दिया। तो 16(4) में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, ये 16(4) में दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ, तो ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी, अगर पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। ये चीज़ ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ इसके तहत।
अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, SC आयोग हो, चाहे ST आयोग हो और चाहे OBC आयोग हो, तीनों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तीनों की नियुक्ति हो कैसे रही है? वारंट जारी करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। वारंट जारी करके कैसे करता है? हस्ताक्षर करता है और मोहर लगाता है, अपनी मोहर लगा कर की जाती है। और राष्ट्रपति बहुत कम लोगों की वारंट जारी करके नियुक्ति करता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ किन किन लोगों की करता है। तो मैंने आपको बताया था कि CAG की नियुक्ति वारंट जारी करके होती है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति वारंट जारी करके करता है, और हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति वारंट जारी करके करता है। और किसकी? मैंने आपको बताया SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग, तीनों के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी वारंट जारी करके करता है। तो बहुत कम लोगों की वारंट जारी करके वो नियुक्ति करता है, तो आप इसको भी याद रखना। कार्यकाल उन दोनों आयोग में भी 3 वर्ष का था, तो इसमें भी 3 वर्ष का है। अधिकतम 2 बार बन सकता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। हटाया जाना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, तो पक्की बात मानना कि राष्ट्रपति ये हटाएगा, और पक्की बात मानना कि वार्षिक रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को ही सौंपने वाला है। तो देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है इसमें कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, और राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। किस आधार पर? इसका बेस क्या होगा हटाने का? तो उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य या तो पागल हो जाएं, या दिवालिया घोषित हो जाएं, या फिर किसी केस में अपराधी पाए जाते हैं और उन्हें सजा हो जाती है, या फिर कार्य करने में असमर्थ हों, या बिना इजाजत के आयोग की परमिशन के लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थित रहें, है ना, या फिर अपने पद का दुरुपयोग करें, तो भी इन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। ये लिखा है आर्टिकल 342। ये आर्टिकल 342 नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, यहाँ आर्टिकल 342A लिख लेना आप, ठीक है ना। तो आर्टिकल 342A क्यों कह रहा हूँ मैं, इसको सुन लो ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि 341 जो है वो SC की सूची बनी हुई है कि SC जाति में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, SC कैटेगरी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। और आर्टिकल 342 में ST की सूची बनी हुई है कि आर्टिकल 342 में कौन कौन सी सूची आती हैं। अब आर्टिकल 343 तो बनता नहीं, ये तो पहले से डिक्लेयर था। OBC उन्होंने क्या किया था, उसी में जोड़ के रखा था। तो उन्होंने कहा OBC की सूची कहाँ करें, तो उन्होंने क्या किया, यहीं 342A बना दिया, और 342A में उन्होंने OBC की सूची को दर्शाया हुआ है। अब सूची में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी जातियां जो हैं वो OBC कैटेगरी में आती हैं, वो सारी 342A में वर्णित है। तो बेटा मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, यहाँ फिर कह रहा हूँ, यहाँ A जोड़ देना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, SC ST आयोग में भी बता चुका हूँ कि क्या होता है कि जोड़ने का काम कौन करता है। कोई जाति अगर जोड़नी है, किसी जाति की पहचान करके उसको जोड़ना है OBC कैटेगरी में, तो जोड़ने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं आपको पहले भी दोनों वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ कि संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, जोड़ने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो आप पढ़ लो पॉइंट को, यही लिखा हुआ है उसमें। देखो क्या लिखा है, इसके तहत राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने की शक्ति दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श कर सकता है। लेकिन OBC की सूची में संशोधन किसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा ही हो सकता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अब आप इसकी हिस्ट्री समझ लो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है कि ये गठन कैसे होगा, क्या हुआ। OBC के लिए मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। OBC की जब से हमारा संविधान बना उसके बाद से 29 जनवरी 1953 काका कालेलकर, एक बहुत महापुरुष व्यक्ति थे काका कालेलकर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, इसका नाम था काका कालेलकर आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी पूछ लेगा आपसे, काका कालेलकर आयोग कब बना था। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग बनाया, जिसने सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार में थे और उस समय के प्रधानमंत्री ये थे, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी और ये जो सिफारिश की गई थी उसको अधर में लटका दिया गया, है ना। पॉलिटिकल कारण से इसको अधर में लटका दिया गया, ये काम नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, अब कांग्रेस सरकार जब तक रहेगी तब तो हो नहीं पाएगा ये। तो 1977 में अब सरकार हो गई चैन भाई साहब, यहाँ सरकार बन गई मोरारजी देसाई की, एक ऐसा महापुरुष जिसने ऐतिहासिक कार्य किए, बहुऐतिहासिक कार्य, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार हटी थी और एक जनता दल की सरकार बनी थी, तो इसने वो सारे कार्य किए थे जिससे जनता रुष्ट थी और ये सरकार बनी ही उन मुद्दों के लिए थी। ओबीसी के लिए कुछ नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे जो कुछ हो सकता है। तो 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक, और उन्होंने कहा कि एक काम करो, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए या ओबीसी कैटेगरी को देखरेख करने के लिए एक आयोग बनाया जाए, वो अपनी सिफारिश पेश करेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति थे बीपी मंडल, उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनकी अध्यक्षता में 1978 में एक आयोग, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया
जिस आयोग का गठन किया गया था उस आयोग का नाम था मंडल आयोग, ठीक। और इनसे कहा गया कि आप ओबीसी कैटेगरी के लिए काम करो। तो इन्होंने काम किया और 1979 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ओबीसी जाति को कम से कम 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक। अब दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि 1980 में हमारे मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, ठीक। अब आपको बता दें, आपको अगर ना पता हो तो मोरारजी देसाई हमारे देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। मिलजुल कर सरकार बनाई थी इन्होंने, बहुत अच्छा कार्य किया था। ये 2-3 साल 4 साल तब तक इनकी सरकार रही। अब इनकी क्या हुआ, बेचारे 1980 में इनकी सरकार चली गई यहाँ से। जब सरकार चली गई तो फिर ये जो इनने बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग बना था और इनकी जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें मानी नहीं। दोबारा से यहाँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और इंदिरा गांधी ने उनकी बातें सुनी नहीं। अब क्या हो सकता था, जब तक इंदिरा गांधी और उनके जो लोग रहे तो सरकार में रहे तब तक तो वो काम हो नहीं पा रहा था। फिर जब तक, अब देखो क्या लिखा, देखो तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और फिर अगली सरकार ने इसकी सिफारिशें नहीं सुनी। अब बात आ गई 1989 में, है ना। अब सरकार बन गई बीपी सिंह की। बीपी सिंह की सरकार बनी और उसने मंडल आयोग की सिफारिश अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया। ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया बीपी सिंह की सरकार में। लेकिन हमारे देश में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो विरोध तो होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुना दिया कि राम मंदिर बनना है, उसके बाद भी लोगों ने विरोध किया। उसके बाद भी मैंने सुना था लगभग 20-25 याचिका उसमें सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा दाखिल की और उन्होंने कहा कि इसको दोबारा अवलोकन किया जाए अपने निर्णय पर। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर मना कर दिया कि बनेगा तो मतलब बनेगा, तो लोग वक्त तो विरोध करेंगे। तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने की बात कही गई। इसके विरोध में इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी और ये जो केस रहा वो भारत में बहुत पॉपुलर रहा, जिस केस का नाम था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने केस कर दिया कि 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि ऐसे तो आरक्षण बांट दो सबको, एससी वालों को मिल गया, एसटी वालों को मिल गया, ओबीसी वालों को मिल गया, आरक्षण देते रहो। तो उन्होंने केस कर दिया और फिर क्या हुआ, जब 1989-90 में इन्होंने केस किया और इसके बाद इसके निर्णय जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका निर्णय सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा कि जो आरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा वो सही है, ठीक। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण तो दे दिया, अब इसका चिन्हित कौन करेगा किसको आरक्षण मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कैटेगरी में कौन कौन जाति आएगी इसकी पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसके बाद संसद ने NCBC एक्ट 1993 पास किया। संसद में हाल के हाल एक अधिनियम पारित किया गया, एक कानून पास किया गया और एक आयोग बना दिया गया। लेकिन इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं मिला। एक आयोग बनाया था वो सांविधिक आयोग बनाया गया था। तो देखो ध्यान से, जिसके तहत फिर एक स्थायी आयोग का गठन किया गया था 14 अगस्त 1993 को। 14 अगस्त 1993 में हमने आयोग तो बना दिया लेकिन ये अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहा था, ठीक। और दूसरी तरफ SC और ST जो संवैधानिक आयोग थे वो अच्छे से कार्य कर रहे थे, ठीक। अब ये SC ST संवैधानिक आयोग और OBC एक सांविधिक निकाय, इसे संवैधानिक निकाय बनाने के लिए कई बार प्रयास किए गए लेकिन नहीं बना पा रहे थे, ठीक। कहीं ना कहीं बार बार इसका विरोध हो रहा था और ये संवैधानिक आयोग का दर्जा इसको नहीं मिल पा रहा था। और मैं आपको एक बहुत अचरज की बात बता दूं कि जब तक OBC आयोग बना रहा, जब तक ये OBC आयोग बना रहा, ये SC आयोग के अधीन काम कर रहा था, ठीक। अब खुद से सोचो SC आयोग के अधीन कैसे काम कर सकता है यार। SC आयोग जो था वो SC वालों के लिए तो सोचेगा, OBC वालों के लिए कैसे सोचेगा। सरकार का ध्यान कहाँ रहा, ठीक, क्योंकि इसके पास संवैधानिक दर्जा तो था नहीं। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कई बार मांग उठी, लेकिन कई बार मांग उठने के चक्कर में प्रयास तो बहुत किए गए लेकिन इसको आयोग को संवैधानिक का दर्जा नहीं मिल पाया। और फिर दोबारा से एक ऐतिहासिक सरकार बनी नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्होंने कहा कि हम दिलाएंगे। अभी तक जो नहीं हो पाया, जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए थे वो सारे कार्य मोदी सरकार ने की। तो वर्तमान की मोदी सरकार ने इसके लिए संसद में 123वां संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये जो 2018 लिखा है ये यहाँ पर 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2017 में भेजा गया था, लेकिन 17 में भेजा गया था, पास नहीं हुआ था। पास कब हुआ, ये 2018 में हुआ, इसलिए इसका नाम 2018 पड़ गया। अगर कहीं आपको 17 मिल जाए तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, ये बिल्कुल 2018 सही लिखा हुआ है। 17 में बिल गया था लेकिन पास नहीं हुआ था। जब बिल पास होता है उसी को सन को माना जाता है। तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 इसको पारित किया गया और संविधान में 102वां संशोधन कर आर्टिकल 338B के तहत OBC को भी जोड़ दिया गया।
अब बात करते हैं अपनी रिपोर्ट की। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो नियुक्ति करता है, जो हटाता है, उसी को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो इसकी ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंप रहा है? राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। और अगर किसी राज्य से संबंधित है तो वो राज्यपाल को रिपोर्ट भेजेगा, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को उस राज्य की विधानमंडल में रखेगा। अब बात करते हैं आयोग के कार्य की। तो आयोग क्या कार्य करता है? तो जो एससी आयोग और एसटी आयोग के कार्य हैं, लगभग वही इसके कार्य हैं। अपने अपनी कैटेगरी के लोगों की रक्षा करना, उनके हितों को बढ़ाना, उनके हितों की ध्यान रखना, और सरकार के साथ मिलकर कार्य करना, ये सब उसके भी कार्य थे, इनके भी कार्य हैं। देखो ध्यान से, तो ओबीसी को संवैधानिक संरक्षण मिल रहा है कि नहीं, इसकी जांच करना, इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बार बार सिफारिश करना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओबीसी की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को परामर्श करना। ओबीसी की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को परामर्श करना, जिससे ओबीसी कैटेगरी की स्थिति में सुधार हो। उनके कल्याण के लिए चलाई जा रहे कार्यक्रम मतलब योजनाओं की जांच करना, और योजनाओं के संचालन के लिए सरकार को परामर्श करना, है ना। उनको सरकार को बताना कि ये योजनाएं जो हैं वो हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, या जो भी उसमें समस्याएं आ रही हैं वो सरकार को बताना। ठीक, कौन सी जाति ओबीसी में शामिल होगी, इसकी सलाह सरकार को देना। ओबीसी के अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ये इसके कार्य हैं। शक्तियां मैं आपको बता चुका हूँ, उसको सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये आपकी तीनों जातियां हो गई। एससी आयोग में आपको पढ़ा चुका हूँ, एसटी आयोग में आपको पढ़ा चुका हूँ, ओबीसी आयोग में आपको पढ़ा चुका हूँ, महिला आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया है, और बाल संरक्षण आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप ये सारे वीडियो मेरे वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी के जो भी आयोग बचे हैं वो भी मैं आपको अगले दिन एक दिन 2 दिन बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरे, है ना। तो आप मेरी चैनल पर आप जुड़े रहें, और आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से मेरे वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की जो वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।